नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? जो हम लोग 70 बीपीएससी को लेकर के एक सीरीज चालू किया था संभव बैच, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर जो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं लगभग 10 सालों का उससे कराएंगे। जो घटना चक्र से संबंधित जो बनाया गया है घटना चक्र के द्वारा, उसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर उतारे हैं। तो अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं तथा क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न है बीपीएससी का, उससे अंदाजा चल जाएगा। हमने शुरुआत किससे किया हुआ है? 69 से किया हुआ है, चूंकि लेटेस्ट में हुआ है। और ये 69 से शुरू करने का मकसद ये है कि जो 68 और 69 में है ज्योग्राफी से संबंधित कुछ कठिन प्रश्न किए गए हैं। अगर आप लोग कठिन प्रश्न कर लेते हैं तो जो उसके पहले पूछे गए हैं 67 हो चाहे 66 हो, उससे पहले उसमें पीपीटी 1 लाइनर क्वेश्चन था, उसे तो आप लोग ऐसा ही उड़ा देंगे। तो हमारे लाने का मकसद यही है कि सबसे पहले हार्ड से हम लोग आसान की तरफ चले, राइट। तो उसके संबंध में हम लोग ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 69 बीपीएससी 2023 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसको हम लोग डील करते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें ताकि जो 70 बीपीएससी है उससे जो ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हम लोग क्रैक कर लेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, राइट। तो इसमें से क्या निम्न स्खलन हो सकता है, जिसे इंग्लिश में सबडक्शन बोलेंगे? क्या भूकंप होगा? क्या समुद्र तल का फैलाव होगा? क्या संवहन होगा, राइट। आप लोग देखें इसका आंसर चूज करें क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्या होगा? समुद्र तल का फैलाव। अब ये क्यों होगा समुद्र तल का फैलाव? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के द्वारा, उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसमें तीन चार वैज्ञानिकों ने दिया था, होम्स ने दिया था, और उसको देख लिए। उसके बाद एक देखे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। उस सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत से इसका आंसर निकलता है। अब ये समुद्र तल का फैलाव क्या होता है? जब सागर तल नीतल का जो फैलाव होता है उसमें देखेंगे कि प्लेटें, जब प्लेट तीन तरीका से मूवमेंट करता है। सबसे पहले प्लेटों का जो मूवमेंट है, एक होता है अभी सारी, एक नंबर में। दो नंबर में जिसको अभिसारी को बोलते हैं कि ये एक दूसरे के तरफ आ रही है, राइट, एक नंबर। दूसरा नंबर में अपसारी, राइट, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, राइट। तथा तीसरा क्या होता है? समानांतर, राइट। जो समानांतर होता है प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है। तो ये जो क्वेश्चन है किससे सारे संबंधित है? तो अपसारी से, एक दूसरे से जो दूर जा रही है प्लेटें उससे संबंधित है, राइट। तो दो प्लेट है, मान लीजिए प्लेट ए है, अब इसे हम मिटा सकते हैं। चलिए, प्लेट ये है तथा प्लेट बी है। ये प्लेटें इधर जा रही है, ये प्लेटें इधर जा रही है, राइट। और ये क्रिया कहाँ हो रही है? समुद्र के अंदर हो रही है, राइट। तो समुद्र के अंदर जब हो रही है तो ये प्लेटें हम लोग को पता है कि किस पे है? मैग्मा पे है। मैग्मा पे ये प्लेटें तैर रही है। तो नीचे से जो मैग्मा गर्म तप्त मैग्मा है वो चाहेगा कि इस प्लेट को तोड़ करके बाहर निकले, इसे निकले। यहाँ से मैग्मा निकलेगा, ये प्लेटें दूर जा रही है। जब प्लेटें दूर जा रही है तो वहां पर दरार हो जाएगा। उस दरार को भरने के लिए नीचे से मैग्मा आ रहा है। वो मैग्मा बहुत गर्म तप्त होता है। जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ क्या है? समुद्र है। जब समुद्र है तो ये ऐसे ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे फैलते जाएगा। तो क्या बनेगा? ये बहुत लंबी होती है तो बीच में ये क्या बन जाएगा? लंबी एक कटक बन जाएगा। जो आप लोग किस खेत खेत खलिहान में देखे होंगे, जो मेढ़ बनता है, जो खेत का मेढ़ होता है, वैसा ही समुद्र में एक मेढ़ के रूप में ये बन जाएगा। और ये लगातार क्रियाएं होती रहेगी, ऐसे 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 क्रियाएं होती रही है। तो समझिए एक नया परत का
विकास होते जा रहा है। वही क्वेश्चन ये पूछा है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या है, तो समुद्र तल का फैलाव। समुद्र तल का फैलाव, तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो थियरी है किसने दिया है, तो होम्स महोदय ने दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि होम्स किस देश से संबंधित है, तो होम्स जो है वो यूएसए से संबंधित है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। जानते हैं आप लोग विचार कर देंगे। देखते हैं एक नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, राइट। दूसरा नंबर, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, राइट। तीसरा नंबर कह रहा है इसकी सीमा जो है 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजिया पास से बाहर निकलती है, राइट। तो पहले ये यूपीएससी में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथियों का ये था कि जहां भी आप देखो ओनली देखो, एकमात्र देखो, कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द देखो, सबसे पहले उसे अटैक करो, और अधिकतर वो क्वेश्चन गलत होता था। लेकिन भाई साहब ध्यान रखिए, ये ओनली जो मात्र है ये गलत नहीं है। बहुत सारे वैसे दोस्त देख रहे होंगे, वो सोचेंगे कि यही मारते हैं, ये गलत होगा। भाई ये सही है, राइट। तो इसका जो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी झील है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौन हो जाता है, जो बैकाल है। बैकाल कहाँ है, रसिया में। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, जो सुपीरियर लेक है। सुपीरियर लेक कौन है, एक नंबर पे कौन सा हो जाएगा, बैकाल हो जाएगा। रूस। 2 नंबर पे कौन हो जाएगा, सुपीरियर, कहाँ, यूएसए। और 3 नंबर में क्या हो जाएगा, ये आपको विक्टोरिया हो जाएगा, राइट। और ये महान झीलों की श्रेणी में आता है। जैसे महान झील यूएसए में 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, राइट। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा विक्टोरिया महान झील है, राइट। तो नेक्स्ट 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये महान झीलों में से है, तो ये भी सही है। 1 नंबर भी स्टेटमेंट सही है, 2 नंबर भी स्टेटमेंट भी सही है। 3 नंबर में कह रहा है या 4 देशों की सीमा लगाती है, राइट। तो इसमें जो रवांडा है इससे ये सीमा नहीं लगाती है, तो इस आधार पर देखें तो ये 3 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ये 3 गलत हो रहा है उसके आधार पर ये देख लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, राइट। राइट, सॉरी, तो ये रवांडा नहीं, युगांडा है। जो युगांडा की सीमा है वो नहीं लगती है, राइट। तो इसका जो इसमें क्या पूछ रहा है, कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो एक का आधार पर 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, हीट वेव के संबंध में कथन दिया हुआ है और इसे चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यदि किसी मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव मानते हैं, राइट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, जी नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है मैदानी, तो जो मैदानी इलाका होता है, मैदानी इलाका में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 40 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का अगर पार कर जाता है मैदानी इलाकों में, हवाएं जो चलेगी उस बहुत सारा लू के समान, तो वो हीट वेव कहलाएगी। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में कितना है, 30 डिग्री। इस आधार पर देखें इसका आंसर, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ना एक ही और ना 2, राइट। इस उल्टा दे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूएसए की रिहायशी जो राज्य है, यूएई के जो रिहायशी राज्य हैं, ये कब एक यूएई संयुक्त रूप से, जैसे यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका नाम है,
जैसे वहां पर कितने स्टेट हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, तो 50 है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि संयुक्त राज्य में राज्यों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्यों का एक संघ है, राइट। राज्यों की समझौता से एक राष्ट्र बना है, वैसा ही राज्यों की संयुक्त संयुक्त समझौता से एक यूएई देश बना हुआ है। जैसे भारत में राज्यों का जो संयुक्त समझौता है उससे नहीं बना हुआ है, केंद्र चाहेगा तभी राज्य अलग होगा, नहीं अन्यथा नहीं हो सकता है, वहां अगर चाहे तो हो जाएगा। तो ये जो बना है इसमें से कौन ऐसे 7 राज्य हैं जो यूएई में है, राइट। तो इसका एन देख लेते हैं हम लोग। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैत तथा फरजुराह, रास अल खैमका, राइट। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन, ये 7 उसके राज्य हैं, राइट। उसके बाद दूसरा का देख लेते हैं। शारजा तो मशहूर होगा, शारजा तो सबको जानते होंगे, क्यों, आईपीएल जब 2001 कोरोना के काल में जो हुआ था आईपीएल वहीं पे हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है वहां पे, शारजा, राइट। दुबई, अबू धाबी की संयुक्त राजधानी जो हो जाता है, संयुक्त अमीरात का राजधानी दुबई। तो ये हो गया दूसरा नंबर स्टेट में, दुबई, शारजा, अरमान, जहादा, कुवैत। कुवैत जहां भी आएगा, कुवैत भाई साहब एक अलग देश ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। जहां जहां कुवैत देख लेंगे वहां काट देंगे। इसमें कुवैत नहीं है, लेकिन इसमें ये जो ताइफ है ये इसका नहीं है, वो सऊदी अरेबिया का है। इसमें अबू धाबी, अजमान, इसमें दुबई, फिर यहाँ कुवैत और बहरीन हो गया है, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन हो जाएगा, यूएई का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब, 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अबू धाबी हो जाएगा, दुबई होगा, शारजा होगा जाएगा, आजमान हो जाएगा, अल क्वैन हो जाएगा, फजुरा हो जाएगा, रास अल खैमका हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुवर्ण रेखा नदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। भाई साहब ये तो देखना कठिन है, ये तो झारखंड वालों के लिए कठिन हो गया था, हम तो बिहार वाले हैं। खैर बिहार का ही कभी हिस्सा रहा है, देखते हैं। और क्या इसका आंसर और माझी होगा, क्या मंदार होगा, क्या हेहल होगा, क्या नागरी होगा, राइट। कुछ ऐसे ऑप्शन है, इसमें निकालने का कोशिश करते हैं। मंदार, मंदार पर्वत का आप लोग नाम सुने होंगे, कहाँ है, ये तो बांका में पड़ता है, याद होगा 2022 में जो रोपवे था, रोपवे फंस गया था, वहां पर लगभग 1-2 की जान भी गई थी रोपवे में। तो ये मंदार पर्वत वहां है। तो ये मंदार तो वहां नहीं। जो स्वर्ण रेखा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये दामोदर की सहायक नदी है, राइट। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ अपना जल प्रवाहित करती है, तो ये आपको उसका सहायक होकर के ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा उसका नगरी होगा, राइट। छोटा नागपुर पहाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ एक नगरी है, राइट। वहां से ये नगरी गांव है, वहां से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। यहाँ से 3 नदियां निकलती है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल तथा ये स्वर्ण रेखा नदी। जो उत्तरी कोयल है वो आपको सोन की सहायक हो जाती है, और दक्षिणी कोयल जो दक्षिण की तरफ ओडिशा की तरफ निकल जाती है, राइट। यहाँ से 3 क्वेश्चन हुआ, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, गंगा नदी के डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 नंबर में, यह इकोलोसन यानी कि जो अपने वेवलेंथ का प्रयोग करती है, उपयोग कर अब आगे बढ़ती है तथा शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, राइट। इस आधार पे आप लोग आंसर बताएं। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 1 2 4, 2 में दिया है 2 3 4, तो 3 में दिया है 1 3 4, उपयुक्त में से सभी, राइट। तो इसका आंसर देखते हैं, राइट। तो ये जो गंगा डॉल्फिन है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय जीव के श्रेणी के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है, राइट। स्टेट नंबर 1 सही है। 2 नंबर में ये क्रिस्टल, इसमें नेत्र नहीं होता है भाई साहब, ये अंधा इसे माना जाता है, ठीक। ये अपने जो सोनार है उसका प्रयोग करके ये अपना शिकार करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भारत को राष्ट्रीय 2008 में इसे भारत के जलीय जीव घोषित किया गया, राइट। तो इस आधार पर इसका आंसर देखें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कथन और अधिकथन और कारण दिया हुआ है, राइट।
घाना तट पर सोने के समुद्री प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है, राइट। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक महासागर के साथ एक साथ संयुक्त थे, राइट। तो इसमें आप लोग बताइए कि कारण जो है, स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बी नंबर में क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर में क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। डी में क्या है, ए सही परंतु आर गलत है, राइट। इस आधार पर आप बताएं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले कुछ समझ लेते हैं। जब वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दिया गया था, राइट। उसमें इसका आंसर मिलेगा। अगर महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी आपको याद आ रहा है, जिग्सॉ फिट यानी पूर्ण रूप से बैठ जाना, दो महाद्वीपों का बैठ जाना, एक फिक्स हो जाना, उसे जिग्सॉ फिट कहते हैं। उसी जिग्सॉ फिट के तहत इसका आंसर निकलेगा। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी जो किनारे हैं तथा दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी किनारे हैं, जब उसको पास में ला करके मिलाया जाए तो एकदम बैठ जाते हैं। इससे पता चलता है कि कभी ये महाद्वीप एक हुआ करते थे, राइट। अब इसका प्रमाण क्या क्या दिया हुआ है कि ये जो अवसाद पाए जा रहे हैं दोनों जगह पर सेम ही पाए जा रहे हैं। उसमें कुछ वनस्पतियां हैं, कुछ जानवर भी हैं। इस आधार पर वेगनर ने बताया था, तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये सही है तथा आर उसका सही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुक्त, समुद्र तट, निकट तटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक प्रवाल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। भाई साहब, ये 2022 का यूपीएससी का करंट का क्वेश्चन है। हूबहू वहां से करंट उठाकर ये क्वेश्चन उठा करके 69 बीपीएससी में डाल दिया गया, राइट। तो यहाँ देखिए, देखना क्या है कि ये जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, राइट, एक नंबर। दूसरा नंबर ये ज्वारनमुक्त है। ज्वारनमुक्त आप जानते हैं क्या होता है। जब कोई नदियां अपने प्रवाह मार्ग को समुद्र में डायरेक्ट डेल्टा के माध्यम से प्रवाहित करती है तो वहां का स्थलाकृति क्या बनता है, डेल्टा नुमा बनता है। वहां पर डेल्टा उल्टा बनता है। जो नदियां जैसे प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर जो जा करके आपको अरब सागर में गिरती है, तो वो तो ज्यादा मालवा भी नहीं ले जाती है, एक नंबर। दूसरे नंबर वो पहाड़ को काट करके डायरेक्ट समुद्र में गिरती है। तो जब डायरेक्ट पहाड़ को काट करके गिरती है तो वहां जो बनता है समुद्र के जगह पर और नदियां गिरती है तो उसको ज्वारनमुक्त बोलते हैं। तो वह ज्वारनमुक्त क्षेत्र भी है, समुद्र तट भी है, निकट तटवर्ती पर्यावरण के जंगल भी है, समुद्री घास है, समुद्री गाय, समुद्री वहां पर घोड़ा भी पाए जाते हैं। वहां प्रवाल भीतिया भी है, याद रखना है प्रवाल भीति। वहां नमक वलत है और मैग्रो के साथ 21 द्वीप है। 21 द्वीप है। क्वेश्चन इस बार फंस भी सकता है, किस लिए। जो कचाती द्वीप है, कचाती द्वीप इंदिरा गांधी ने किसे दे दिया था, श्रीलंका को। उस पर विवाद हो रहा था। क्यों, जब तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव जो जब था, तमिलनाडु में जब प्रचार करने गए थे मोदी जी, तो वहां इसका नाम लिए थे कचातीव द्वीप। तो तब से ये कचातीव द्वीप चर्चा में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कचातीव जो द्वीप है वो कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, पाक जलमरू मध्य कहाँ है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो राम सेतु है वहां पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस आधार पर हम लोग आंसर अगर देखें ये सारे तथ्यों के आधार पर, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व स्फीयर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, थिम्पू किसकी राजधानी है, तो भूटान की राजधानी है। का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे है, राइट। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है। वहां कितना टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो वहां से जो भी हम पश्चिम की साइड में चलेंगे तो समय जुटेगा तथा पूर्व के साइड में जाएंगे तो समय घट जाएगा, राइट। तो वहीं वहां से भारत कितना आगे है, भारत वहां से 5.5 घंटा आगे है, राइट। उस आधार अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि पूरे पृथ्वी को कई देशांतरों में बांटा गया है, अक्षांशों में बांटा गया। तो यहाँ अक्षांश से नहीं पूछ रहा है, देशांतर से पूछ रहा है। तो देशांतर, प्रत्येक देशांतर को सूर्य को जो किरणें हैं पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। एक देशांतर को
पार करने में सूर्य किरणों को कितना लगता है? 4 मिनट, राइट। 4 मिनट का समय लगता है। ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देशांतर होगा, तो 90 गुना 4, 360 मिनट हो गया। अब इसे घंटा में से भाग में देंगे, मिनट से, तो ये हो जाएगा 6 घंटा, राइट। अब 60 मिनट से भाग देंगे तो 6 घंटा हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है 6 घंटा ये आगे है कि पीछे है, तो उससे आगे होगा। अब दोपहर के यहाँ 12 बज रहे हैं, दोपहर के जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 AM हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 AM हो जाएगा। सॉरी, वहाँ दोपहर के 12 बजेंगे तो यहाँ PM हो जाएगा, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शाम के 6 बज जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को पीछे वाला समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग बताएंगे। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कुडापा श्रृंखला की क्रम में जो चट्टाने हैं उसमें क्या हीरा पाई जाती है? क्या स्टेटमेंट सही है? क्या पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं? इनमें से देख करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो इसका हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा। क्या धारवाड़ चट्टानों में प्राकृतिक गैसें पाई जाती है? जी नहीं। धारवाड़, ध से याद क्या रखेंगे? खनिज, धातु। धारवाड़ में क्या मिलते हैं? धातुएं मिलती है। तो ये इस धारवाड़ में अधिकतर क्या मिलेंगे? धातुएं मिलेंगे, राइट। तो इसका ये स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट। अब आते हैं अभ्रक कोडरमा। तो ये कोडरमा तो अभ्रक के लिए फेमस है। झुमरी तिलैया, बिहार का नवादा, गया, ये अभ्रक के लिए फेमस है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, राइट। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। अब वही कह रहा है कडापा श्रृंखला में हीरे, तो ये कडापा क्रम में हीरे नहीं मिलते हैं, राइट। अब आते हैं पेट्रोलियम भंडार में अरावली। अरावली तो भाई साहब अपने से अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ पर जो चट्टाने हैं, अवशिष्ट चट्टाने वो मिलती है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय में एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, किसी PCS में पूछा ही है कि भारत के कितने राज्यों से, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, टाइम जोन, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय स्टैंडर्ड रेखा, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच मध्य भाग से काटता है, वो बीचों बीच काटता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के जो मध्य से काटता है वो कितने राज्य हो जाएंगे? राइट, या मान के चले कि अपना भारत है प्यारा। राइट, जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से काट रहा है, तो यहां से ये कर्क रेखा गुजर रही है, राइट। तो और इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है यूपी के मिर्जापुर से गुजर रहा है, राइट। तो ये जो भाग है यहाँ पे कौन से पठार पाए जाते हैं, राइट। इधर ये आपको बुंदेलखंड के पठार हो जाएंगे, राइट। मालवा के पठार हो जाएंगे, क्या बघेलखंड के पठार हो जाएंगे? ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड का। जो बघेलखंड का जो ये क्षेत्र पड़ता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, ये बघेलखंड का पार्ट में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरते हैं। क्रम से पूछा हुआ है कि क्रम से इनको समझाए कि भारत के जो 8 राज्य कौन कौन से हैं, क्वेश्चन ये है। और UPSC में क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी शहर है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? ये UPSC का क्वेश्चन है, राइट।
और ये पीसीएस का क्वेश्चन ये है कि भारतीय राज्य को क्रम से सजाए कर्क रेखा पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, राइट। तो ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कर्क रेखा पर कौन सा हो जाएगा? आपको गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए, राइट। 8 राज्य हो गए पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो कर्क रेखा पर सबसे नजदीक राजधानी है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा रांची। ये क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हम लोग निकाल लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एल नीनो जो धारा है कहाँ प्रवाहित होती है। सबसे पहले तो जाने कि एल नीनो किस प्रकार की धारा है, ठंडी धारा है कि गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है तो वो कहाँ बह रही है? तो ये एल नीनो कौन सा है? गर्म जलधारा है। और एल नीनो कहाँ होती है? हम्बोल्ट की धारा के रूप में भी जानते हैं इसको। ये कहाँ है? पेरू के तट पर। पेरू के तट के बगल में कौन सा हो जाता है? पेरू के पश्चिम साइड में कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट देखते हैं। हेलो, इधर आइए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसके पहले हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि भूपटल के जो टुकड़े हैं मेंटल पर तैर रहे हैं, जो प्लेटें हैं मेंटल पर तैर रही है, और इसकी प्रवाह से संबंधित सिद्धांत कौन चर्चा कर रहा है? तो सबसे पहले कौन दिए थे? वेगनर महोदय ने दिया था 1912 ईस्वी में। वेगनर ने क्या दिया था? तो उन्होंने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी से ये सारे चीज कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद 3-4 वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, राइट। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में 3-4 थे। हैरी हेस थे, विल्सन थे, राइट। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अटक, याद रखिएगा, हम लोग ऐसा ही बोल देते हैं। हमारा जो भारत का जो प्रभुत्व है कहाँ से? अटक से लेकर के कटक। कटक तो समझ जाता है सब कोई, कहाँ है? तो आपको उड़ीसा में है। अटक कहाँ है भाई साहब? ये पाकिस्तान में पड़ता है। अटक से अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है, राइट। सिंधु नदी का उद्गम का कहाँ होता है? चाइना के वाले क्षेत्र, तिब्बत वाले क्षेत्र में। वो बिहार भारत को पार करते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो क्वेश्चन अब देखिए, नया क्वेश्चन ये बन सकता है 2019 में, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा तो उसे 2 यूटी में बांटा गया। एक यूटी बांटा गया जम्मू एंड कश्मीर, तथा दूसरा क्या बांटा गया? लद्दाख, राइट। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा, क्या ये सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है? तो स्वाभाविक है। तो इस आधार पर देखेंगे जम्मू कश्मीर किस क्षेत्र में पड़ जाता है, लद्दाख सॉरी ये जो सिंधु नदी है किस क्षेत्र में पड़ जाता है? तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो क्षेत्र है तो वो पड़ जाता है लद्दाख में। तो उसका आंसर होगा नहीं। तो जब आप यात्रा करेंगे अटक से अपनी पहाड़ी यात्रा जब करेंगे तो सिंधु नदी के में जो अफगानिस्तान में कौन नदी आके जुड़ जाती है? तो क्या अमूर दरिया हो जाती है? क्या काबुल नदी हो जाती है? क्या हेलमंद नदी हो जाती है? क्या इनमें से एक से अधिक हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो काबुल नदी हो जाएगा, राइट। अमू दरिया पूछता है कि ये नदी कहाँ जा करके अपना जल को प्रवाहित करती है, राइट। आप लोग कमेंट में बताएंगे। और हेलमेंद किस लिए फेमस था? जब हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे तो उस समय जब व्यापार होता था भारत से लेकर के सीरिया के तरफ में, तो लोग कहाँ जा करके विश्राम करते थे? किस नदी के तट पर? याद रखेंगे, उसमें हेलमंद नदी भी था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान जिसमें 1973 में शुरू किया गया, राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, पर्यावरण से संबंधित है। तो 1973 में क्या शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, राइट राइट। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1972 में। इस आधार पर 2-3 हम लोग देख लेते हैं। तो एक देख लेते हैं 1972 में।
एक देख लेते हैं 1973, ये हो गया। एक देखते हैं 1974, एक देखते हैं 1980, एक देखते हैं 1986, पर्यावरण से संबंधित है। तो 1972 है, इसमें क्या है, वन से संबंधित, वन संरक्षण से जो संबंधित नियम लाए गए, सॉरी वन्य जीव से संबंधित, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वन्य जीव। 1972 में क्या हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण, राइट। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। और 1974 में क्या हो जाएगा, 1900 में क्या हो जाएगा, जल संरक्षण अधिनियम। 1900 में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वन्य जीव है तो यहाँ वन संरक्षण हो जाएगा, राइट। और 1986 में क्या हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण, राइट। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग ने कितना क्वेश्चन देख लिया कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण हो गया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, 1974 में जल संरक्षण हो गया, तथा 1980 में वन संरक्षण हो गया, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, राइट। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया। ये तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने देख लिया, अब प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया, तो इसे लाया गया 1992 में, राइट। 1992 में क्या लाया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, राइट। सौरमंडल जो है सबसे निचला परत होता है वायुमंडल का, ये तो हमें एहसास है। उसमें से कौन सा कथन सही है, क्या यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जी नहीं। ऊपरी 100 वायुमंडल 100 जो परत है 100 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं। तापमान इसमें ऊंचाई के साथ घटता है, वो कितना घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इस आधार पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। ये सबसे निचली सीमा है, ये इस आधार पे ये गलत हो गया। अब देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, राइट। तो जो विषुवत रेखा के आसपास है यहाँ पर 16 किलोमीटर हो जाता है, और ध्रुवों पर जो होता है वो आपको 8 किलोमीटर हो जाता है। क्यों, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पहुंचती है तो वायुमंडल गर्म होता है। जब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी चीज गर्म होता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है, तो वायुमंडल के जो गैस में एक्सपेंशन होता है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, कहाँ पे, इक्वेटर में। और वहीं ध्रुवों पर कम रहता है, तो वहाँ 8 रहता है, यार यहाँ पर 16 रहता है। तो औसत जो देखा जाए वो 13 किलोमीटर हो गया। इस आधार पर इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस आधार पर इसका हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। फिर वही क्वेश्चन, जब हमें याद रहेगा महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी 1912 वेगनर के द्वारा दिया गया था, तो उसने बताया था कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ था। सबसे पहले महाद्वीप एक थे, जब महाद्वीप एक थे तो वो क्या थे, पंजिया के रूप में थे, और जो जलीय भाग था वो पैंथलासा था। जब ये टूटा तो 2 भागों में, एक भाग उत्तरी तथा दूसरे भाग दक्षिणी, तो जो दक्षिणी वाले भाग रहा उसको क्या बोले, गोंडवाना लैंड, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके लिए, किसके निकट हैं। आर्कटिक कहाँ हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों किसके निकट हैं, किस महाद्वीप के निकट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ये निकट हैं, राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है। क्वेश्चन क्या है,
ये आपको 68 में, यहाँ से 68 हो गया। 68 में क्या पूछा है कि म्यांमार के साथ कौन कौन से, म्यांमार इसलिए चर्चा में भाई कि उस समय सैन्य शासन लगभग 43 मंथ हो गया है। 43 मंथ यानी 43 महीना हो गया वहाँ पर सैन्य शासन लोग हुए। उस जहाँ जहाँ ऐसी चर्चाएं रहेगी इंटरनेशनल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इंटरनेशनल से क्वेश्चन ना पूछ करके भारत से सीमाएं पूछ लिया कि कौन कौन से ऐसे सीमा है जो साझा करते हैं म्यांमार के साथ। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसको क्रम से समझाए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा इसी के साझा करती है 510 किलोमीटर के आसपास, 570 और 520 किलोमीटर आपको नागालैंड से, उसके बाद मणिपुर, तब मिजोरम। इस आधार पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारनमुख, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, घास, वही जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को किस जोन में बांटा गया है, जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो साथियों अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे क्लियर रहते, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हमने पहले एक जलवायु से संबंधित लेक्चर लिया हुआ है, वो भावना एजुकेशन हब पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में वहाँ एक प्ले लिस्ट बना हुआ है बीपीएससी से संबंधित, उसमें जाएंगे जलवायु, वहाँ पर जब पढ़ेंगे कहाँ के जलवायु क्या है तो वहाँ पे पता चलेगा कोपेन जो है थे बिहार को कौन भाग में बांटे थे और उत्तर प्रदेश को, भारत को कितने प्रदेशों में बांटे थे, राइट। वहाँ आपको मिलेगा। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CWG, राइट। भारतीय मानसून को उन्होंने किस में बांटा, तो CWG। वो किस क्षेत्र को बांटे, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है, राइट। तो इसमें दो क्वेश्चन होता है, एक होता है इकोनॉमिक जोन, एक होता है कि जो उसका प्रशासनिक क्षेत्र है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री मील। लगभग 21 किलोमीटर के एरिया जो है उसका सीमा तक फैला हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है। तो हम लोग इसके पहले भी जो क्वेश्चन देखे हुए थे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें क्या था, दामोदर बेसिन जो घाटी है उसमें कोयले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दामोदर नदी घाटी जो हो जाएगा इसका सबसे ज्यादा कोयला है भारत में, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह वजन कम करने वाला एक उद्योग है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, राइट। देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इस आधार पर देखेंगे ये जो उद्योग है कम करने वाला है, इसमें गन्ना बहुत भारी होता है, उसे को निकाल करके 9 से या 10% ही चीनी निकलता है, तो कम करने वाला, इस आधार पर यह स्टेटमेंट सही है। महाराष्ट्र अग्रणी है चीनी के उत्पादन में, राइट। और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक क्षेत्र में तटीय क्षेत्रों में इस सामान्य रूप से इस स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, राइट। एक प्री मानसून होता है, एक मानसून होता है, एक लौटती हुई मानसून होता है जिसे पूर्व मानसून बोलते हैं, राइट। तो लौटती हुई मानसून से जो बारिश होती है, मानसून पूर्व बोल रहा है, सॉरी प्री मानसून बोल रहा है, मानसून आने से पहले जो होती है उसका नाम क्या है, राइट। तो अलग अलग क्षेत्रों जैसे लौटती हुई मानसून से जो बारिश होती है, बंगाल के क्षेत्रों में काल वैशाखी बोलते हैं, नार्वेस्टर बोलते हैं उड़ीसा में, राइट। वैसा ही इसको केरल वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं, तो केरल वाले में मैंगो शॉर्स बोलते हैं, आम्र वर्षा जिसे बोलते हैं आम्र वर्षा। कर्नाटक, गोवा, केरल वाले क्षेत्र में क्या होता है, आम्र वर्षा होती है, ठीक। जो नार्वेस्टर होते हैं ये ओडिशा में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, राइट। ये कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में, राइट। जो प्री मानसून जो होता है उसका नाम क्या होता है, ब्लॉम शावर हो जाता है, राइट। इसका आधार पर इसका सी नंबर आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, जो हमारा जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा गर्म होता है, राइट। लघु तरंग दैर्घ्य सौर विकिरण के द्वारा,
परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब सूर्य किरणें आती है तो वो किस रूप में आती है, वह लॉन्ग तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है। जब वो पृथ्वी पर पड़ती है, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका सन हो गया, राइट। जब सन से जो कोई भी किरणें आती है वह लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है। जब वो पृथ्वी पड़ती है तो पृथ्वी उसे एब्जॉर्ब करती है, कुछ उसे रिफ्लेक्ट भी करती है, राइट। जब पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है तो वे दीर्घ तरंग के रूप में, जो छोटी है कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट हो गई, और दीर्घ तरंग के रूप में वह अपने तरंगों को भेजती है, राइट। इसे पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं। तो बीच में क्या पड़ता है, हमारा वायुमंडल पड़ता है। वायुमंडल का प्रॉपर्टी क्या है कि जो सूक्ष्म तरंगे हैं, यानी लघु जो तरंगे हैं, वो तो इस वायुमंडल के परत को पार कर जाते हैं, राइट। लेकिन जो ये दीर्घ तरंगे हैं, ये वायुमंडल को पार नहीं कर देते करते हैं। तो ये बीच में ही ट्रैप हो जाते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, धूल कण है, वायु के विभिन्न मिश्रण है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वायुमंडल में कौन कौन गैसों का मिश्रण कितने प्रतिशत में है। आप लोग कमेंट में बताएं कि कितने कितने प्रतिशत में है। तो ये जब ट्रैप हो जाता है तो इसी से वायुमंडल गर्म हो जाता है। वहीं इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को कारण ये जो हमारा वायुमंडल है गर्म हो जाता है। इसका एहसास जब बरसात के दिनों में, अभी जो बरसात के दिन हो रहे हैं, इसमें जब आपको रात के दिनों में वायुमंडल बादल घेरे रहते हैं तो समय देखिए कितना उमस होगा, पसीना लगातार निकलेगा। क्यों कि वायुमंडल का बादल होने के कारण जो ये दीर्घ तरंगे पार नहीं कर पाते हैं और फिर लौट के आते हैं और गर्मी लगातार बढ़ती जाती है, राइट। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का जो प्रधान है, पिता कहें, मुखिया कहें, वो कौन होगा, तो सूर्य होगा, राइट। ये तो पता ही है, सूर्य होगा, बाकी सब तो उसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, राइट। तो जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित थ्योरी जब पढ़ते हैं तो वहां इसकी चर्चा करते हैं। इसकी अगर देखनी है तो उसे आप क्लास में देखेंगे, राइट। तो ये हम मान लीजिए एक पृथ्वी का एक सैंपल हमने काट करके निकाल लिया, राइट। और इस हम जो निकाले हैं टोटल, जो इसकी ये रेडियस है वो कितना है, लगभग में 6300 किलोमीटर, राइट। ये एक्चुअल में 6400 किलोमीटर ले लेते हैं, 6371 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको अपने मैथमेटिक गुणांक के रूप में जो सहूलियत हो तो 6400 रूप में चलते हैं, ठीक। अब आते हैं कि इसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है, भूप्रपट्टी, मेंटल तथा नीफे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सियाल बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आंतरिक परत है उसके निर्माण में कौन से हो जाएंगे। जो ये प्रॉपर्टी वाले है, भू प्रॉपर्टी वाला है, इसमें सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, राइट। परसेंटेज में पूछता है कि कौन कौन से तत्व कितने हैं, वो भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके आंसर के अनुसार यहाँ निकालते हैं। सीमा में कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा। जो थर्ड वाला लेयर है नीफे, इसमें हो जाएगा निकेल हो जाएगा और आयरन हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड होगा। 69 में पूछा था फेरस ऑक्साइड किससे बनते हैं, राइट। तो इस आधार पर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, निकेल और फेरस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की। भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है उसको, जैसे अपर्दन शुरुआत हुआ, फिर ऊंचावाच्य बनेगा, फिर उसका अपर्दन शुरू होगा, तो इस जो चक्र जो चलेगा इसकी कंसेप्ट किसने दिया था, तो WM डेविस ने दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबर को भूसन्नति का जनक भी मानते हैं। कोबर को क्या मानते हैं, भूसन्नति का जनक। और WM डेविस को क्या बोलते हैं, अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला कौन है, तो
एम डेविस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गरजने वाला चालीसा, क्रूद 50, चीखने वाला 60 पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, राइट। तो ये हमारा पृथ्वी का नमूना हो गया, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, और यहीं पे ये 66.5 डिग्री, तो यहाँ पर 44 डिग्री चालीसा 40 डिग्री पर 50 और 60, क्योंकि इस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है सबसे ज्यादा क्या है, अस्थल भाग है, दक्षिणी गोलार्ध में अस्थल भाग नहीं होने के कारण हवाएं अवरुद्ध नहीं हो पाती है और उनकी जो गति होती है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, राइट। तो जब नीचे तो समुद्र गर्म रहता है, वायुमंडल ठंडा रहता है, जब हवाएं चलती है तो लहरें उठ जाती है, उससे टकरा करके चीखता हुआ चालीसा, चिघरता हुआ चीखता हुआ 60 चालीसा, जो क्रूद, जो वायु का प्रकोप होता है बहुत खतरनाक होता है, उस आधार पर देखें तो ये कौन से गोलार्ध में हो जाएंगे, ये कौन सा हेमिस्फीयर हो रहा है, तो साउथ हेमिस्फीयर हो रहा है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगे, राइट। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्गेसो सागर, सार्गेसो एक प्रकार का प्लांट होता है जो वहां पर जूनथैलिक जो जीव होते हैं उनके निवास स्थल के रूप में इसे फेमस है। ये कहाँ बनता है, तो जहां पर गर्म और ठंडी जल धाराएं का मिश्रण जहां पे होता है उस क्षेत्र में ये सार्गेसो का निर्माण होता है। तो ये पूछा है सार्गेसो सागर का हिस्सा क्या, कौन से ये महासागर या सागर का सार्गेसो सागर भाग है, तो सार्गेसो एक बहुत बड़ा एरिया में अटलांटिक महासागर में एक जगह है, उत्तरी अटलांटिक के मध्य में पड़ता है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये सार्गेसो सागर भाग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, राइट। क्या मैकमोहन होगा, क्या रेड क्लिफ होगा, क्या इंदिरा पॉइंट होगा, क्या डूरंड होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैकमोहन। मैकमोहन कहाँ है, इंडिया वर्सेस चाइना। रेड क्लिफ कहाँ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, याद रखेंगे इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ है, निकोबार में है। कहाँ पे, 100 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है ये इंदिरा पॉइंट। अब आते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पहले भारत से सीमा साझा करता था, जब पाकिस्तान अलग हो गया तब पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा सीमा साझा करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, राइट। तो हम लोग जब जलवायु चैप्टर पढ़े हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको जलवायु। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण कौन थे, समुद्र से दूरी था, ऊंचावच्य था और वायु दाब था, राइट। ऊंचावच्य में जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो हवाएं जब वहां से मॉइस्चर लेकर आएगी टकराएगी, जैसे ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पर हम लोग पता है, अभी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन भी किए कि जो शुभमंडल है ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, राइट। तो 165 मीटर पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। ऐसा ही जब ऊंचा जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार कम होगा, तो जो मॉइस्चर लेकर जाएंगे तो जो मॉइस्चर रहेंगे वह संघनित होंगे, एक दूसरे से संघनित होने के बाद वह बूंद के रूप में हो जाएंगे। तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण वो बूंद वायुमंडल में तैर नहीं सकते हैं, तो वो बारिश के रूप में बरसने लगेंगे, राइट। तो ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होता है। राजस्थान कहाँ है भाई साहब, तो भारत के इस क्षेत्र में अरावली पर्वत पड़ जाती है, ये सारा एरिया किसका है, राजस्थान का है। तो जब ये अरब सागर से हवाएं चलती है तो इधर से पार कर जाती है, जो हवाएं है इधर से पार कर जाती है, इधर से पार कर जाती है, राइट। यहाँ तो पश्चिमी घाट है तो यहाँ से टकराएगी तो यहाँ खूब बारिश होगा, यहाँ से है तो यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बारिश होता ही नहीं है। तो इसके लिए कोई अवरुद्ध है ही नहीं कि बादल वहां से टकराए और पीछे बारिश करा दे। तो इस आधार पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसून क्षेत्र से पहुंचने से असफल ये नहीं होगा, यहाँ बहुत गर्मी होती है ये नहीं होगा, जल उपलब्धता नहीं है इस कारण से नहीं होगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंड होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं मिल पाता है, संघनित नहीं हो पाता है और बारिश नहीं हो पाती है। इस आधार पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
जो करेवा किस प्रकार की खेती के लिए की जाती है? करेवा जो मिट्टी है वो कहाँ होता है, राइट? और इस करेवा में सबसे ज्यादा किस प्रकार की कृषि होती है, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर। करेवा में कौन सा कृषि होता है? केसर। अब रही बात, क्वेश्चन ये आ गया कि जो ये करेवा है ये किस क्षेत्र में होते हैं, राइट? और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो केसर के उत्पादन में है भारत का स्थान कौन है, और विश्व में सबसे ज्यादा केसर कौन उत्पादन करता है, राइट? तो केसर भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? वो है जम्मू कश्मीर। तो जो करेवा प्रकार के जो मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जे जम्मू कश्मीर में, J&K में पाई जाती है ये करेवा प्रकार की मृदा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वाभाविक है, आप लोग आंसर देखेंगे तो विचार कर ही लेंगे। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई। अभी कुछ देर पहले हम लोग आया था, 67th में हम लोग देख रहे हैं, और 69th में पूछा हुआ था, राइट? बाघ अभ्यारण्य किस में शुरू की गई? 1973 में। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण करना है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम है, राइट? इस आधार पर देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम का आप लोग सूत्र बताएंगे और इसका परमाणु संख्या कितनी है, राइट? अब देखते हैं कि भारत में आई और किस रूप में ये प्रयोग होता है। चलिए, ये थोरियम जो है परमाणु बम बनाने के लिए और परमाणु भट्टी बनाने के लिए, जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसकी में प्रयोग में आता है, ठीक है? तो ये किस राज्य में है? तो थोरियम का भंडार जो है राजस्थान, सॉरी, झारखंड के जादूगोड़ा वाले क्षेत्र में है। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, राइट? राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? अखबार के जो कागज होते हैं, कागज उत्पादन में सबसे 1 नंबर देश कौन है? पहले रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि सबसे कागज बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? लकड़ी होगा, लकड़ी का लुगदी बनाया जाएगा, लुगदी से फिर कागज बनाया जाएगा, राइट? तो कागज उत्पादन के लिए कौन से इसमें कहाँ पे है? क्या सतना है, क्या दुर्गपुर है, क्या नेपानगर है, क्या कानपुर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपानगर। नेपानगर फेमस है बांस के जो वहाँ कृषि होती है, बांस से, तथा वहाँ के जो पतझड़ वाले वन है उसको काट करके लुगदी बनाई जाती है। और नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, MP में है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ था? जब औपनिवेशिक नंबर भारत हुआ करता था, औपनिवेशिक अंग्रेजों का जब शासन था, तो उस समय पहला जो कोयला का खदान कहाँ पे खोला गया था? तो ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, राइट? वहां से फिर इसको उठा करके 67 BPSC में डाल गया है। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो अदर PCS या UPSC में पूछ लिए जाते हैं। बहु BPSC पहले क्या करता था? उस क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर दिया करता था, उसी में एक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्या झरिया होगा, क्या रानीगंज होगा, क्या धनबाद हो जाएगा, क्या आसनसोल होगा? ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब कोयला खदान है यहाँ पे, राइट? तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? रानीगंज हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जो जनजाति है कौन से जनजाति हैं, राइट? 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों आपसे फिर अनुरोध है, आप भावना एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां देखेंगे जनगणना 2011 से संबंधित और बिहार जातीय जनगणना दिया गया है, वहां पे इसको डील किया गया है। अगर वो वीडियो देखते हैं तो वहां भी मैंने बताया था कि निश्चित है कि 2 या 3 क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। मैंने बहुत लंबा वो सेशन लिया हुआ है, इसीलिए लिया है कि कहीं से ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछेगा। 5 या 10 मिनट का वो जनसंख्या का चैप्टर है भाई, 10 मिनट में तो उसे निपटा देंगे पूरा, लेकिन हमने क्या उसको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डाल करके मल्टीपल बायर उसको हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कराया है, ताकि वो कहीं से क्वेश्चन कोई छूटे नहीं। उस आधार पर देखें तो सबसे बड़ी जो जनजाति है कौन हो जाती है? भील हो जाती है, राइट? दूसरे नंबर पे गोंड हो जाती है। और बिहार में वही पूछ दे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, प्रतिशत में चाहे संख्या सबसे ज्यादा कौन है, तो वो संथाल हो जाता है, राइट? तो इसके आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा जो भील है किस एरिया में सबसे ज्यादा रहते हैं, गोंड किस एरिया में सबसे ज्यादा रहते हैं, राइट? तो जो भील है गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश के जो एरिया है उस क्षेत्र में भील रहते हैं, राइट। क्वेश्चन फेमस इसलिए ये हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल मांग हो रहा है भील प्रदेश बनाने की, ये जो एरिया है इस एरिया को काट करके एक भील प्रदेश बनाया जाए, इसलिए फेमस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी में पृथ्वी के जो अंतरिक्ष से संबंधित जो जानकारियां है जियोडेसी से संबंधित हैं। स्थलीय चट्टान की डेटिंग, जी नहीं। पृथ्वी के आयाम से की माप, नहीं। पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप, नहीं। क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन को, नहीं। तो इस आधार पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, भाई साहब। देखिए एक कंसेप्ट अगर जान जाते हैं ज्योग्राफी में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो लगभग 3 या 4 5 क्वेश्चन हो गया रिपीटेड, और भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो वहीं जब अगर महाद्वीपीय विस्थापन थियरी 1912 वेगनर के द्वारा पढ़ाई कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है, क्या जे विल्सन के द्वारा, क्या वेगनर के द्वारा, टू टाई के द्वारा, एच होस के द्वारा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय बहाव जो पूछेगा वो हो जाएगा वेगनर के द्वारा। वेगनर कब दिए थे, 1912 में दिए थे, राइट। और यहाँ एच होम्स, हैरी जो हैरी हेस बोलते हैं, एक नाविक थे यूएसए का, वो सेना में थे, उन्होंने समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत दिया था, उसको मिला करके महाद्वीपीय विस्थापन को मिला करके और एक चुंबकों से आधारित सिद्धांत को मिला करके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया 1960 के दशक में, राइट। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेगनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सुंदर ट्रेंच है किस द्वीप के समानांतर है, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत दिमाग लगाने वाला है, खोजिएगा तो जल्दी मिलेगा नहीं। पहले सबसे पहले तो जाने कि सुंदर ट्रेंच कहाँ है। ट्रेंच क्या होता है, समुद्रों के बीच में जब एक खाई होता है, वो ही सागर नितल प्रसरण के साथ ही ये बनता है इसका भी। तो सबसे ज्यादा जो खाई कौन है, विश्व की सबसे बड़ी जो खाई है कौन है, वो मैरियाना ट्रेंच है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि मैरियाना ट्रेंच का लोकेशन कहाँ है, तो वो प्रशांत महासागर में, राइट। तो सुंदर ट्रेंच कहाँ है भाई साहब, तो यह है हिंद महासागर में, राइट। अब पूछ दिया कि जो सुंदर ट्रेंच है किस द्वीप के समानांतर है, क्या सुमात्रा के समानांतर है, क्या जावा के समानांतर है, क्या अंडमान के समानांतर है, क्या मालदीव के समानांतर है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा जावा द्वीप, राइट। जावा द्वीप के समानांतर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, जो इक्वेटर होते हैं उसके 0 से लेकर के 5 से 8 यानी 10 किलोमीटर तक चल जाता है दोनों साइड में, पूर्वी दक्षिणी और उत्तरी दोनों के बीच में जो हवाएं चलती है वो कोरियोलिस बल के कारण उसमें मूवमेंट हो जाता है, घुमाव हो जाता है। तो घुमाव किस कारण, कोरियोलिस बल क्यों क्यों उत्पन्न होता है, तो वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर सीमा साझा करती है, राइट। ये क्वेश्चन देखने वाला भाई साहब ये बहुत वीवीआई हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन को बना लिए तो अभी जो गाजा में वार हो रहा है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, अभी हाल फिलहाल में नसरुल्लाह को ऊपर से बम से ही उड़ा दिया गया है इजराइल के द्वारा, तो ये फेमस हो जाएगा। तो यह पूछ रहा है जो मृत सागर है वह उसका सीमा किस किस देश से लगता है, राइट। क्या लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन से लगता है, तो देखते हैं कहाँ है। तो जो वेस्ट बैंक है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, वेस्ट बैंक में कौन है, तो ये लेबनान वाले जो लोग हैं, सॉरी फिलिस्तीन वाले जो लोग हैं ये वहां पे हैं। तो ये तो सीमा साझा नहीं करता है भाई। इजराइल, जॉर्डन और जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का छोटा सा भाग जो वेस्ट बैंक वाला जो पूर्वी इलाका है वो टच करता है, इजराइल करता है और जॉर्डन करता है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर लेबनान है जो जो मृत सागर से सीमा साझा नहीं करता है। जो अभी फिलहाल में नसरुल्लाह की हत्या मृत्यु हुई है वो कहाँ का था, तो लेबनान का था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है किसका खनिज है, इटियनाइट, राइट। तो ये किसका हो जाएगा, टाइटेनियम का हो जाएगा। जो लॉ ऐसे निकाला जाता है तो टाइटेनियम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 का ही चल रहा है।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ की तुलना कर लेते हैं उसमें ऑप्शन के अनुसार। एक नंबर में है अधिकांश जो हिमालयी नदियाँ है बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है नदियाँ वर्षा पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय नदियाँ की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होती है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने साथ रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। अब इसमें विकल्प में सही करना है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती है वो सादा नीरा होती है। हिमालय से जो ग्लेशियर पिघलते हैं उससे पानी आती है, तो वो सालों साल भर पानी उसमें आते रहते हैं। उसकी जो ढाल है सबसे अधिक है, प्रायद्वीपीय नदी से अधिक ढाल है। अधिक ढाल होने के कारण ये अपरदन भी ज़्यादा करती है। जो उत्तर भारत में देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो मैदानी क्षेत्र है इसका यहाँ पे मिट्टी होने के कारण इसका अपरदन सबसे ज़्यादा होता है प्रायद्वीपीय नदी की अपेक्षा, और ढाल भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर स्टेट नंबर 1 सही हो गया, 2 नंबर सही हो गया, और 3 नंबर में कह रहा है तुलना में अधिक क्षरण करती है तो जी नहीं, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ में क्या है उधर पहाड़ है तो पहाड़ को ज़्यादा काट नहीं पाती है तो क्षरण नहीं हो पाता है। इस आधार पर 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें पूछ के आ रहा है सही उत्तर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है, राइट। अगर यही बिहार के पूछ दे बिहार के गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है तो उसका क्या हो जाएगा पेनी प्लेन हो जाएगा, राइट। अगर ये भारत की गंगा के टोटल गंगा पूछ रहा है तो गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उत्तराखंड से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक, इस पूरे मैदान को किस रूप में जाना जाता है तो ये हो जाएगा जियो सिंक्लाइन के रूप में। जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या हो जाता है कि ये कभी एक भाग, ये जो है समुद्र के भाग के रूप में बटे हुए थे। कौन, उत्तर में 33, बीच में 33 सागर था, उत्तर में यूरेशियन प्रायद्वीप था, यूरेशियन जो महाद्वीप था, और दक्षिण में इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्रायद्वीप था। दोनों में जब आकर के टक्कर हुई तो बीच में हिमालय हो गया, तो बीच में जो भूसन्नति बना था उसे जियो संक्लाइन बोलते हैं, राइट। जियो संक्लाइन क्षेत्र बोलते के रूप में वर्णित है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, राइट। ये झील से क्वेश्चन रहता है, दर्रा से क्वेश्चन रहता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। चिल्का झील, आप लोग लोकेशन बताएंगे, हम नाम हम पढ़ेंगे। सांभर झील, बुलर झील, लोकटक झील, राइट। तो इसमें मीठे पानी का झील पूछ रहा है, राइट। जो चिल्का झील कहाँ है, आपको उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में समुद्र तट पर है। इसी चिल्का झील में ही भारत के अनुसंधान केंद्र सतीश धवन जो है कहाँ है, चिल्का झील, सॉरी वहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है सेटेलाइट यहाँ से मिसाइलें लॉन्च की जाती है, और सेटेलाइट लॉन्च कहाँ से किया जाता है तो वो सतीश धवन से किया जाता है, जो कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ हो गया आपको उड़ीसा में, समुद्र से है तो ये मीठा नहीं होगा, खारा होगा, राइट। अब सांभर आते हैं, सांभर झील का लोकेशन कहाँ है तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में वो मीठा जल का नहीं, जबकि वो लवणीय जल का भंडार है वहां पे। अब आते हैं बुलर, बुलर झील कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे ज्यादा जो मीठे पानी का रिजर्वायर है वह बुलर झील है, राइट। तो उसके बाद है लोकटक, लोकटक झील कहाँ है तो ये मणिपुर में पड़ता है, राइट। इसी लोकटक झील में है केबिल लामजाओ, बहुत बड़ा फेमस है, उसको बोलते हैं तैरता हुआ अभयारण्य है वो, राइट। वहां पर एक हिरन भी है जो छौकती है, उस हिरन का क्या नाम है आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, राइट। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुलर और लोकटक, राइट। इसमें आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, राइट। हमें पता है कि सबसे ज्यादा किसी का घनत्व है तो वो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है, राइट। बाकी जो एक होता है पार्थियन ग्रह, एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है पार्थियन ग्रह। जो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं, आंतरिक ग्रह, और दूसरा होता है बाह्य ग्रह, ठीक। तो इसमें कौन कौन हो जाते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, राइट। ये आंतरिक हो जाते हैं, और बृहस्पति के बाद वाले जितने भी ग्रह हो जाते हैं वो बाह्य ग्रह में आते हैं, राइट। तो बृहस्पति के जितने भी ग्रह होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है। एवं जो शनि होता है वो तो नगण्य ही रहता है भाई, वो तो वायु का गुब्बारा ही है समझिए, तो राइट। तो इस आधार पर कह रहा है सबसे कम घनत्व क्या हो जाएगा तो वो शनि हो जाएगा, राइट। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद मंगल का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पश्चिमी सिंहभूम स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से संबंधित है, राइट। ये पूछा गया 67 बीपीएससी 2022 में करंट में क्वेश्चन के टाइप पे इसको पूछा गया है। जो ये पट्टी सीमा है ये किस नदी पे है? कृष्णा और गोदावरी। तो इसमें कहाँ है कृष्णा? कृष्णा और गोदावरी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, चाहे हो रहा है, ये अब आग लग चुकी है। भाई साहब पूछ देगा कि भूमिगत आग कहाँ किस राज्य में लगी हुई है कोयला के खान में, तो कहाँ हो जाएगा? झारखंड, राइट। लगभग कितना दिन से लगा हुआ है, अभी कितना दिन चलेगा? वहाँ आसपास में जो जनजाति लोग हैं, नीचे घर बनाए हुए हैं, घर में नीचे ही से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि भाई यहाँ तक आग फैल चुकी है, वहां से लोग बहुत लोगों का पलायन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है, राइट। ये हिमानी नदी से संबंधित है। ये भी 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, हूबहू वहां से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, कहाँ? 67 बीपीएससी में, राइट। एस्कर क्रूड बेडर बजरी और रेत की लकीरें होती है, राइट। स्टेटमेंट सही है। ड्रमिल ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, स्टेटमेंट ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर इलाकों में विशेषता होती है, और जब एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं तो ड्रमिलिल ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, राइट। इस आधार पर देखना है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, राइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा? ये जो स्थलाकृति एस्कर युक्त है, टोकरी नुमा ना होकर के, ना उल्टा जो नाव होता है उस आकार की हो जाती है ऐसे। इधर ये आपको ग्लेशियर हो गया, और यहाँ से ग्लेशियर पिघल रहा है तो ऐसे हो गया, उल्टा नाव के आकार में हो जाता है ये, जबकि यहाँ टोकरी के आकार में दिया है। तो इस आधार पे 3 नंबर गलत हो गया। तो इस आधार पे हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी नंबर, 1, 2 और 4 ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा नदियां जो है निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है, राइट। इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे। तो ये जो नदियां है छोटा नागपुर के जो पहाड़ है वहां से निकलती है। कौन से? ये सुवर्ण रेखा नदी किस नगर से निकलती है, किस गांव से? तो नगरी नामक एक गांव है झारखंड का, वहां से निकलती है, राइट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2-3 बार ये पूछा हुआ है। हर एक पीसीएस में भी क्वेश्चन रह जाता है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, और करंट का क्वेश्चन तो बना ही रहता है। क्यों? चीन के चलते, जो चीन सागर है उसके चलते, राइट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट। तो कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से चीन का, जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? उसमें क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि उत्तर से दक्षिण क्रम से सजाइए कौन कौन से द्वीप हैं, राइट। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है कि जापान का जो राजधानी है टोक्यो वो किस द्वीप पर है? तो इसी होन्शु द्वीप पर है, राइट। तो अगर उत्तर से दक्षिण के दिशा में अगर करता है तो सबसे पहले आपको होकाइडो हो जाता है, उसके बाद होन्शु हो जाता है, उसके बाद केन्सी हो जाता है, उसके बाद शिकोकू हो जाता है, राइट। इस आधार पर देखें तो ये सबसे बड़ा जो हो जाता है होन्शु हो जाता है, होन्शु, होक्काइडो, क्यून्शु और शिकोको। अगर क्रम से पूछे तो उत्तर से होक्काइडो, होन्शु, क्यून्शु, शिकोको हो जाएगा, राइट। अगर सबसे बड़ा पूछ लिया तो होन्शु, और इसकी राजधानी जो है वो भी पूछ लिया तो आपको होन्शु हो गया, राइट। अगर पूछ दिया, ये भी क्वेश्चन आ गया कि अमेरिका के द्वारा जो कावासाकी और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराए गए थे वह किस द्वीप पर गिराए गए थे, राइट। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त के गिराए थे परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल मास्टर था, और क्या था, राइट। तो वो गिराया गया था यहीं पे कावासाकी और नागासाकी जो होन्शु वाले द्वीप है यहाँ पे, राइट, उसके दक्षिणी भाग में, राइट। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम लोग तैयार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ग्रीनलैंड, राइट।
तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है क्या डेनमार्क का भाग है, क्या फिनलैंड का है, क्या कनाडा का है, क्या यूनाइटेड किंगडम का है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड, राइट। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, पूछ देगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन है, राइट। एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जो ग्रीनलैंड की अवस्थिति है वो कहाँ है। क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में सबसे अधिक देश हैं, राइट। किस द्वीप समूह में सबसे अधिक, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, राइट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कितना में पूछा हुआ है, 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है, राइट। तो इसका सबसे ज्यादा जो देश हो जाएगा वो अफ्रीका में है, राइट। ये इसलिए भी फेमस है कि जब G20 भारत की अध्यक्षता हो रहा था उसमें भारत के प्रयास से G20 में एक नया सदस्य के रूप में जोड़ा गया। 21वां जो सदस्य है वो अफ्रीकन यूनियन है, राइट। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हो जाते हैं, 54 देश। एक अफ्रीकन यूनियन को लेकर के वो 55 हो जाता है, राइट। तो अगर देशों की संख्या पूछे तो सबसे ज्यादा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें कितना देश हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, राइट। वहीं यूरोप में कितना हो जाएंगे, इसमें 49 हो जाएंगे। एशिया में कितना हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। और उत्तरी अमेरिका में कितने हो जाएंगे, 23 देश हो जाएंगे, राइट। इसे आप लोग नोट करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, राइट। क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में आदिवासी की आबादी उसके प्रतिशत की कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, राइट। कौन ऐसे राज्य है जहां पर वहां के मूल जो जनसंख्या है उसमें जनजातियों की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इस आधार पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य है, वो कौन सा राज्य है, क्या अरुणाचल है, क्या नागालैंड है, क्या मिजोरम है, क्या मेघालय है। तो जो 86% जो पॉपुलेशन है वो जनजाति है, कहाँ पे, वो मिजोरम में। इस आधार पर राइट आंसर क्या हो गया, मिजोरम हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, राइट। तो इसका देख लेते हैं, क्या चिकमंगलुर होगा, चिकमंगलुर है, क्या कुर्ग है, क्या बाबा बुदन है, क्या पुलनेज है, राइट। तो इस आधार पर देखें तो चिकमंगलुर भी कर्नाटक में है, कुर्ग जिला भी कर्नाटक में है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां है वहीं पे बाबा बुदन की भी पहाड़ियां है, तो ये भी कर्नाटक में है। और डी जो है पुलनेज जो है ये तमिलनाडु में है। इस आधार पर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्रफल दिया हुआ है, राइट। एक होता है जनसंख्या, एक होता है भौगोलिक क्षेत्र, राइट। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखें तो लद्दाख, जो लेह था लद्दाख का, उसका सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। अगर निर्वाचन के आधार पर देखें, लोकसभा निर्वाचन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कच्छ। जिस समय एग्जाम हम लोग दिए थे उस समय ये बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, कोई कोई बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कई बार हम लोग ने सर्च मार कर देखा, लेकिन बाद में फाइनली आंसर क्या हुआ, लेह जो हुआ इसका सबसे बड़ा है, कच्छ जो है वो जनप्रतिनिधि के रूप में सबसे बड़ा जिला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सबसे अधिक है, राइट। क्वेश्चन ये भी है। सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभयारण्य होगा वह महाराष्ट्र में होगा। अब पूछेगा कि वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत में उनकी संख्या क्या है। और एक और क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में कितनी है। तो भारत में टोटल जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें से सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी संख्या अंडमान और निकोबार में सबसे ज्यादा है, राइट। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सबसे अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, करंट का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, राइट। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, राइट। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 66 2022 में, तो उस समय सबसे ज्यादा जो
सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य था वह कर्नाटक था, राइट। लेकिन अभी फिलहाल जो है, फिलहाल डेटा के अनुसार, यही डेटा अभी याद भी रखेंगे, क्रम से भी पूछ देगा, तो उसका आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज तक हम लोग अपना सेशन यहीं रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जुड़ेंगे आपसे। आप लोग से अनुरोध है कि सेशन को शेयर करें और लाइक करें, और जो भावना एजुकेशन हब पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें संभव बैच जो है उसे देखें। ओके साथियों।